आज की क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम अपने से पहले क्लास में हमने पढ़ा वैलेंस बैंड थ्योरी के बारे में कि वैलेंस बैंड थ्योरी क्या थी, बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन कौन से होते हैं? आयनिक बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होते हैं, मेटलिक बॉन्ड होते हैं। और वीक बॉन्ड कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वंडरवाल्स बॉन्ड्स होते हैं। सबसे पहले अपन ने आयनिक बॉन्ड के बारे में अध्ययन किया, उसके बाद में अपन ने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में अध्ययन किया। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, उसके अंदर संयुक्ता बंध सिद्धांत के अंदर लिमिटेशन ऑफ द वैलेंस बैंड थ्योरी, तो इसकी क्या वैलेंस बैंड जो थ्योरी दी गई थी आयनिक बॉन्ड के अंदर, उसमें क्या क्या लिमिटेशन रही, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार सहसंयोजक बंध के लिए साझे का युग्म दोनों बंधित परमाणुओं में एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का उल्लेख नहीं है, जिससे साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक दाता परमाणु द्वारा दिया जाता है। इसके अनुसार O2 के एक अणु में कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, अतः ऑक्सीजन का नेचर डायमैग्नेटिक होना चाहिए। वास्तव में ऑक्सीजन की नेचर पैरामैग्नेटिक होती है, इसमें अनप्लग इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। वैलेंस बैंड थ्योरी के आधार पर यह संभव नहीं है। दूसरी बात है, इलेक्ट्रॉन के युग्मन के बिना H2+ जैसे आयन कैसे बनेंगे, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। सहसंयोजक बंध में कुछ आयनिक लक्षण भी पाए जाते हैं। यह आयनिक लक्षण कितना है, यह सिद्धांत कोई भी इसके बारे में जानकारी नहीं देता है, मतलब परसेंटेज ऑफ द आयनिक करेक्टर के बारे में भी जानकारी नहीं देता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कभी कभी बड़ा क्वेश्चन भी आता है और कभी छोटे क्वेश्चन भी आते हैं। बड़े क्वेश्चन के अंदर संकरण के क्या नियम हैं और संकरण के क्या सिद्धांत है, उसके बारे में पूछा जाता है। और छोटे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो किसी मॉलिक्यूल के संकरण को पूछा जाता है कि इसका संकरण क्या होगा। सबसे पहले अपन संकरण के बारे में अपन पढ़े ध्यान दें कि हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेने वाले कक्षक लगभग समान ऊर्जा स्तर पर उसी मुख्य क्वांटम संख्या वाले और उसी परमाणु के होने चाहिए। मतलब हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या नियम है, रूल ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडेशन के अंदर जो बनते हैं संकरण है, उसके लिए क्या नियम है? तो सबसे पहले कि हाइब्रिडेशन में भाग लेने वाले कक्षक लगभग समान ऊर्जा के होने चाहिए, उसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के होने चाहिए और उसी परमाणु के होने चाहिए। हाइब्रिडेशन में भाग लेने वाले कक्षकों व नए बने हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या बिल्कुल बराबर होती है। किसी परमाणु के लिए एक निश्चित प्रकार का संकरण निर्धारित नहीं किया जा सकता है, जैसे C2H6, C2H4, C2H5। प्रत्येक कार्बन परमाणु 3, 2, 1 हाइड्रोजन से जुड़ा है। तीनों का संकरण sp3, sp2 और sp भिन्न भिन्न है। जैसे अपन देख रहे हैं इसके अंदर C2 किससे जुड़ा है? 6 हाइड्रोजन से, इसमें C2 4 हाइड्रोजन से और इसमें C2 2 हाइड्रोजन से। मतलब क्या कहते हैं, एक कार्बन यहाँ पर तीन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एथिलीन के अंदर एक कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और C2H4 के अंदर, C2H2 के अंदर एक कार्बन 1 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो तीनों का भी अलग अलग संकरण पाया गया, sp3, sp2 और sp। संकरण में परमाणु कक्षक भाग नहीं लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं। संकरण के अंदर परमाणु कक्षक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं। संकरण के प्रकार से किसी अणु की ज्यामिति व बॉन्ड एंगल बताए जा सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेसिस कल्पना है जिसका उपयोग प्रायोगिक तथ्यों को समझने में किया जाता है। संकरण के प्रकार को प्रदर्शित करने के लिए संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों के नाम के ऊपर उनकी संख्या प्रदर्शित करते हैं। जैसे अपन लिखते हैं sp3, 3 मतलब है यहाँ पर sp और 3 उसमें भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या है, ऊपर 3 का मतलब है उसमें भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या। पाई बॉन्ड संकरण में भाग नहीं लेते हैं, केवल सिग्मा बॉन्ड ही संकरण में भाग लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पाई बॉन्ड संकरण हाइब्रिडाइजेशन के अंदर भाग नहीं लेते हैं, केवल सिग्मा बॉन्ड ही संकरण में भाग लेते हैं। अब टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कि हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं। अपन जानते हैं सभी अधिकतर सब ये 12th की क्लास के अंदर भी था।
sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण और d2sp3 संकरण, dsp2 संकरण और sp3d2, sp3d संकरण और d3sp2 संकरण। इस प्रकार से संकरण पाए जाते हैं। अब सबसे पहले हम अब sp संकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। sp संकरण में क्या है, एक तो s और एक p कक्षक मिलकर दो sp कक्षक बनाते हैं जो ऊर्जा व आकार में एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं तथा एक सीधी रेखा में 180 डिग्री एंगल पर स्थित होते हैं। यहाँ पर क्या है, एक s कक्षक है, एक s कक्षक और एक p कक्षक। तो एक s और एक p कक्षक मिलकर क्या बनाएंगे, दो sp कक्षक का निर्माण करेंगे। तो xp, जिसका एग्जाम्पल अपन लें तो BeCl2 में किस प्रकार का संकरण होगा। तो अपन देखें, B का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p0। यहाँ 2s कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ है तथा 2p के तीनों कक्षक रिक्त हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, 2s पूर्णतः भरा हुआ है और 2p के तीनों कक्षक रिक्त हैं। अतः इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर किस में जाएगा, 2px कक्षक में। s से किस में जाएगा, पहले 2px 2py और 2pz, 2px के अंदर चला जाता है तथा एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s1 और 2px1। अतः s व p कक्षक में एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर s2s1 है तो इसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और एक 2p कक्षक, इसमें भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अतः दोनों कक्षक संकृत होकर दो sp कक्षकों का निर्माण करते हैं। अतः प्रत्येक sp कक्षक के साथ क्लोरीन का pz कक्षक अतिव्यापन करके BeCl2 का एक अणु बनाते हैं जिसमें क्लोरीन Cl BeCl के मध्य का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है। इस तरीके से BeCl2 की संरचना है। यहाँ पर B के बीच में ये S और P संकरण पाया जाता है। sp संकरण में इसकी संरचना रेखीय संरचना पाई जाती है। ये BeCl2 की संरचना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके बारे में अध्ययन करेंगे।